सेकेंड ईयर AHDP स्टूडेंट्स के लिए आज हम मेडिसिन में आज जो डिजीज़ देंगे वो है बोचुलिज्म। ये आमतौर पे जब फूड स्केर्सिटी होती है, फैमिन होता है, अकाल पड़ जाता है, ज़्यादातर उस समय इसका प्रकोप जो है वो देखने को मिलता है। जो ना खाने वाली चीज़ें जानवर वो खा लेते हैं, तो उसमें ये इस तरह का जीवाणु जो है वो पनपता है और ये बीमारी पैदा होती है। तो इसको हम देखते हैं क्या है। ये एक रफ आइडिया दिया मैंने। इस बीमारी को निम्न नामों से भी जाना जाता है: लिम्बर नेक, लाइन डिजीज एंड फूड पॉइजनिंग। अब ये 3 नामों से इसको जाना जाता है। यह रोग क्लोस्ट्रीडियम बोचुलिनम, क्योंकि बोचुलिज्म है तो ये क्लोस्ट्रीडियम बोचुलिनम नामक जो है वो जीवाणु से उत्पन्न टॉक्सिन के खाने से टॉक्सिक पैरालिसिस, यानी कि लकवा जानवर को विषाक्तन पक्षाघात जिसको कहते होने वाला रोग है, जो गौवंश, भेड़ व बकरी, पक्षी एवं घोड़े प्रभावित होते हैं, लेकिन शूकर व बिल्ली में ये रोग नहीं होता। अब इसको इटियोलॉजी में यही है, जो जीवाणु है क्लोस्ट्रीडियम बोचुलिनम नामक जीवाणु, जो सड़े गले फल सब्जियां, ये देखिए अभी मैंने आपको बताया, सड़े गले फल सब्जियां पर लंबे समय तक स्पोर की स्थिति में रहते हुए बाह्य विष यानी एक्सोटॉक्सिन पैदा करता है, और जब पशु ऐसे सड़े गले फलों व सब्जियों को खाता है तो टॉक्सिन शरीर में प्रवेश कर जाता है, तो पशु रोगग्रस्त हो जाता है। सिम्टम: पशु द्वारा यह खाया हुआ एक्सोटॉक्सिन स्नायु तंत्रों को प्रभावित करता है तथा विषाक्त भोजन लेने के 3 से 17 दिन में पशु के जबड़े, जीभ, ग्रासनली पिछले अंग पर पैरालिसिस हो जाता है। जानवर खड़ा नहीं हो सकता, मुंह नहीं खोल सकता, जीभ नहीं हिल सकती, तो ये सब की पैरालिसिस हो जाता है। कुछ निगल नहीं सकता, पशु लड़खड़ाकर चलता है। इस रोग में पशु के बुखार नहीं होता। पशु के पक्षाघात पैरालिसिस के कारण लार जो है खूब गिरती है, पशु को भी खाने पीने में, निगलने में असमर्थ हो जाता है और अंत में पशु मर जाता है। कोई भी सड़ा गला, सड़े गले, चाहे वो इन्होंने तो फल सब्जियां ही बताई हैं, और ये टॉक्सिन तो सड़े गले जो फीड हैं या हमारे पास फोडर है उसमें भी ऐसा हो सकता है, तो वो भी नहीं जानवर को खिलाना चाहिए, उसमें भी ये टॉक्सिन पैदा होता है। तो ये इस तरह से, और ये जब कब मजबूरी में खिलाना पड़ता है, जब स्केर्सिटी होती है। मैंने पहले ही आपको बताया, स्केर्सिटी जब बहुत ज़्यादा फोडर नहीं है अवेलेबल। इस रोग में मांसपेशियों का भी पक्षाघात हो जाता है, कारण पशु स्टर्नम पर पैर शरीर के नीचे समेटकर बैठ जाता है। ये ज़्यादातर पिछले जब ये फैमिन आया था तो ये केसेस खूब सारे देखे गए थे, और जानवर जो है स्टर्नम पे यूँ बैठ जाता है, उठता ही नहीं। बिल्कुल ये सच्चाई देखी हुई आंखों से। डायग्नोसिस: लक्षणों के आधार पर और टॉक्सिन की प्रयोगशाला में जांच करवा करके। ट्रीटमेंट: कोई सफल इलाज नहीं। रोगी पशु को नर्वाइन टॉनिक, B1, B6, B12 आदि इंट्रामस्कुलर देते हैं, न्यूरोबियोन वगैरह। मैग्नीशियम सल्फेट व सोडियम सल्फेट
250 ग्राम प्रत्येक को एक साथ आधा लीटर पानी में मिलाकर पिलावें। इससे टॉक्सिन पेट से बाहर निकलने में मदद हो सकती है। ये एक सिंपल सी बातें हैं, लेकिन ज़्यादातर उस समय गौशालाओं में और जो पशु छोड़ दिए गए थे फैमिन की स्थिति में, वो ज़्यादातर डेथ हो गई थी। नियंत्रण कंट्रोल, पशुओं को सड़े गले फल सब्जियां नहीं खिलावें। पशुओं को प्रोटीन युक्त आहार जो है देवें। अब कौन प्रोटीन युक्त आहार, उसमें फैमिन के कंडीशन में खुद की रोटियों के लाले पड़े होते हैं, लेकिन खैर चलिए, कोई बात आई तो है ध्यान में। तो बोचुलिज्म का हमें पता होना चाहिए कि क्या है ये, बाकी इसका ट्रीटमेंट और ये तो कोई इतना, क्योंकि है ही नहीं, कोई सफल इलाज नहीं है। उसके बाद में अब नेक्स्ट जो डिजीज़ हमारे पास आती है वो है कॉलीबैसिलोसिस। कॉलीबैसिलोसिस तो ये कॉलीबैसिलोसिस तो हमें वैसे ही पता चल रहा है, इंटेस्टाइनल की बात है। कोई कह रहा है ये, इसे निम्न बीमारियों के नाम से भी जाना जाता है: काफ स्कोर, वाइट स्कोर, और बच्चों में सफ़ेद दस्त, वाइट डायरिया इन काव्स, और सेप्टिसीमिया ऑफ काव्स। तो ये नाम जो है वो अलग से हैं इन बीमारियों के। इस बीमारी के अलग इतने नाम हैं, और ये नवजात बच्चों में, नवजात बछड़ों में, पिगलेट्स में, सुअर के बच्चे, लैम्प्स, ये कैम्प्स नहीं, लैम्प्स, फोल्स, ई कोलाई, इस्चेरिशिया कोलाई, ई कोलाई नामक जीवाणु से होने वाला संक्रामक रोग है, जिसमें बच्चों के तेज पतले पीले दस्त व सेप्टिसीमिया, जीवाणु रक्त विषाक्तता, रक्त जो है वो सेप्टिसीमिया उसमें फैल जाता है। रक्त में जब जहर फैल जाता है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है जानवर को बचाना। इस रोग से नवजात बच्चों की अधिकतर मृत्यु हो जाती है। इटियोलॉजी: ई कोलाई, इस्चेरिशिया कोलाई नामक ग्राम नेगेटिव जीवाणु, यह जीवाणु साधारणतः आंतों में पाया जाता है। मैंने आपको बताया कॉलीबैसिलोसिस आंतों में पाया जाता है। सिम्टम: बच्चों के बुखार हो जाता है, नाड़ी व श्वसन दर बढ़ जाती है, बच्चों की आंतों में संकुचन बढ़ जाता है, मोटिलिटी, जिससे भयंकर दस्त होते हैं। दस्त बदबूदार पीले, भूरे से हरे, सफ़ेद रंग के होते हैं। इसको अंडरलाइन कर लें, भूरे से हरे सफ़ेद रंग के होते हैं। उनमें कभी कभी खून भी आता है। बच्चा निढाल होकर गिर जाता है, आंखें बैठ जाती हैं। श्रंकन आइज, पेट पिचक जाता है, और जिसको टक्ड एब्डोमेन कहते हैं, और पेट में दर्द होने लगता है। अधिक दस्तों के कारण डिहाइड्रेशन हो जाता है तथा बच्चा शीघ्र मर जाता है। निदान लक्षणों के आधार पर और गोबर की जांच। उपचार में नवजात बच्चे को केवल मां का दूध ही दें। सेंसिटिविटी टेस्ट करवाकर पशु को एंटीबायोटिक देनी चाहिए। सेंसिटिविटी टेस्ट मैंने आपको समझाया था कि सेंसिटिविटी टेस्ट क्या होता है। इसको अगर एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट भी बोल दें तो कोई गलत नहीं है। एंटीबायोटिक्स कौन सी काम करेगी, इसके लिए क्या करते हैं, इसको ऑर्गेनिज्म को लेकर के और आगार मीडिया में, पेट्री डिशेज में इंक्यूबेशन पे उसमें लगा देते हैं। तो वहाँ
ये क्या होता है कि ये ग्रोथ कर जाता है, और ग्रोथ करने के बाद में उस ग्रोथ पे जो है, जो पेट्री डिश है उसमें अलग अलग बहुत सारे डिवीज़न बने होते हैं, उनके अंदर एक एक में एंटीबायोटिक जो है वो डाल दी जाती है। तो जहाँ तो ये ग्रोथ ख़त्म कर दी जिसने, ज़्यादा मैक्सिमम ग्रोथ जिसकी ख़त्म कर दी, यहाँ ग्रोथ होने ही नहीं दी, वो एंटीबायोटिक जो है सबसे बेस्ट है। तो ये सेंसिटिविटी टेस्ट एंटीबायोटिक के लिए अगेंस्ट द बैक्टीरिया लगाया जाता है। तो इससे क्या होगा, इससे हमें ये पता चल जाएगा कि ये एंटीबायोटिक इसके लिए कारगर है, अच्छी है। तो वही एंटीबायोटिक अगर हम 5 से 7 दिन देते हैं तो वो उस बैक्टीरिया को किल कर देती है। इंजेक्शन क्लोरामफेनिकोल 25 से 50 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट इंट्रामस्कुलर। फ्यूराजोलिडोन 60 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट मुंह द्वारा 5 से 7 दिन। रिंगर लैगलेट सोल्यूशन आईवी, आरएल सोल्यूशन जिसको कहते हैं आईवी, और इसके साथ हम दस्त रोधक दवा भी देते हैं जो दस्त को रोके, ऐसा भी हम प्रयास करते हैं ताकि डिहाइड्रेशन ज़्यादा ना हो। कंट्रोल, पशु को अच्छे हवादार स्वच्छ वातावरण में रखें। बच्चों को कोलेस्ट्रम अवश्य पिलाएं। ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट बात है। जिन बच्चों को अलग रखा जाता है और कोलेस्ट्रम नहीं मिल पाता किसी कारण से, या माँ बीमार हो जाती है और उसके दूध शुरू में आता ही नहीं है कोलेस्ट्रम, तो बच्चे को ज़िंदा रखने के लिए दूसरे दूध पे पाला जाता है, तो वहाँ ये ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो जहाँ कोलेस्ट्रम अब ज़्यादा मात्रा में बच्चे को कोलेस्ट्रम जिस बच्चे ने पी लिया तो इम्यूनिटी बहुत हाई होती है, तो ऐसी बीमारियाँ होने ही नहीं देते, उसमें पनपती नहीं। बच्चे के दस्त होते ही एंटीबायोटिक मुंह से तथा इंट्रामस्कुलर व विटामिन ए अवश्य दें। बाड़ी की क्षमता से ज़्यादा बच्चे एक बाड़े में नहीं रखें, और अगर दस्त हो जाता है तो उसके दस्त होते ही एंटीबायोटिक मुंह से तथा ये देवें और आईवी ड्रिप भी दे देवें ताकि प्रॉब्लम नहीं आए आगे। अब ये हमारा इस बैक्टीरियल डिजीज़ का प्रिवेंटिव मेडिसिन में लास्ट डिजीज़ हम, इसके बाद में हम वायरल डिजीज़ की तरफ चलेंगे। तो पैरा ट्यूबरकुलोसिस हमने पहले पढ़ लिया। अभी ये हमारे पास पैरा ट्यूबरकुलोसिस। इस रोग को निम्न नाम से भी जाना जाता है: जॉन्स डिजीज, क्रॉनिक बैक्टीरियल एंट्राइटिस, क्रॉनिक बेसिलरी डिसेंट्री, इन नामों से भी इसको जाना जाता है। ये पशुओं में गाय, भैंस, भेड़, बकरी, हिरण आदि की प्राणघातक जीवाणु जनित चिरकाल आंत्रशोथ है, जिसमें पशु को भयंकर दस्त होते हैं तो पशु धीरे धीरे दुर्बल होकर मर जाता है। पैरा ट्यूबरकुलोसिस। यह रोग माइकोबैक्टीरियम पैरा ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से होता है। इस जीवाणु को माइकोबैक्टीरियम जोनाई भी कहते हैं, जॉन्स डिजीज, इसीलिए इसको कहते हैं जॉन्स डिजीज। यह जीवाणु एसिड फास्ट, रोड शेप, मोटाइल व ग्राम पॉजिटिव होता है। लक्षण इसमें इसका इनक्यूबेशन पीरियड 4 माह से 15 वर्ष होता है। मुख्य लक्षण है पानी जैसे कई महीनों में दस्त, कई महीनों तक जो है पानी जैसे दस्त आते हैं, बिल्कुल ये एक मुख्य लक्षण है। दस्त, अवरोध दवा से कोई फ़ायदा नहीं होता और पशु के बुखार भी नहीं आता।
पशु निरंतर दस्तों के कारण कमज़ोर होता चला जाता है और अंत में एमेसिएटेड, हड्डियाँ निकल जाती हैं और कमज़ोर होता हुआ मर जाता है। निदान निमन जांच टेस्ट होते हैं, इंट्राडर्मल जॉनिन टेस्ट, आईवी जॉनिन टेस्ट, कंप्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट, हीमोग्लूटिनेशन टेस्ट, और ये आगार जेट नहीं, आगार जेल इम्यूनो डिफ्यूजन टेस्ट, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे टेस्ट, तो इसको एलिसा भी कहते हैं, एलिसा टेस्ट के नाम से ये ज़्यादा मशहूर होता है, एलिसा टेस्ट कहते हैं इसको, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे। तो ये इस तरह के इन टेस्टों से इसकी जांच हो सकती है, डायग्नोज हो सकता है। उपचार में, ट्रीटमेंट में इंजेक्शन स्ट्रेप्टोमाइसिन ड्राई ग्राम इंट्रामस्कुलर 8 से 9 दिन, आजकल तो 14 दिन ही देते हैं। इंजेक्शन सल्फामिजाथिन 100 ml इंट्रामस्कुलर, और इंटेस्टाइनल एस्ट्रिंजेंट, नेबुलोन वगैरह, इंटेस्टाइनल एस्ट्रिंजेंट जो दस्त को रोकते हैं, एस्ट्रिंजेंट जो बहाव को रोकेंगे। अब इसमें कंट्रोल कैसे हो? कंट्रोल में पशु की टीबी की भांति जांच करवाएं, पॉजिटिव पशुओं को हटा दें। रोगी पशु के जन्म लेते ही बच्चों को मां से अलग कर दें। कोलेस्ट्रम गर्म करके पिलाएं। असंक्रमित चारागाह परी पशुओं को चरावें। रोगी पशु के बर्तनों को गर्म कीटाणुनाशक घोड़ से अवश्य जो है वो धो दें। तो ये आज ये जो हमारा बैक्टीरियल डिजीजेस, प्रिवेंटिव मेडिसिन में बैक्टीरियल डिजीजेज जो हमने आज कंप्लीट जो किए। अब आज हमारे पास ये जो आपने मैनेजमेंट में ये पूरी की पूरी वैक्सीन जो आपने पढ़ रखी है फर्स्ट ईयर में, क्योंकि मुझे पता है 1-2 बैच जो है उनको मैंने ही पढ़ाया था, तो उसमें मैनेजमेंट में भी ये पूरा का पूरा चैप्टर आपने देखा हुआ है, पढ़ा हुआ है। फिर भी मैं सुपरफिशियल आपको जो है इसका जो है वो एक वेरवा दे देता हूँ। इसमें मुख्य वैक्सीन है जो जैसे एंथ्रेक्स है, हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया HS, गलघोटू और ब्लैक क्वार्टर, लंगड़ा बुखार। गांव में ज़्यादातर इसको लंगड़ा बुखार बोलते हैं, लंगड़ियों बुखार आ गया। तो इसमें आपको डोज याद करनी है। इसकी मेन जो है डोज आपको याद होनी चाहिए, और डोज भी वैसे तो डोज, पैकिंग और किस कंपनी का है, वैसे तो ये सारा प्रोडक्ट का नाम ये पूरा याद करो तो ये बहुत ही बेटर रिजल्ट देगा, आपको आगे काम आएगा फील्ड में। अभी आपको ये ऐसा लगता है, फिर ये फील्ड में काम आएगा। तो ये 3 वैक्सीन इस स्टेज पे मुझे नज़र आ रही हैं, BQ, HS और एंथ्रेक्स। उसके बाद में वेरी इम्पॉर्टेंट FMD की वैक्सीन, और ये रिपीट कब होती है, ये इसको याद अवश्य कर लें आप। ये ज़रूर कहीं ना कहीं ज़रूर पेपर में पूछ लिया जाता है, क्योंकि जनरली ये पता नहीं होता तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। कई सालाना लगाते हैं और कई रिपीट ही नहीं करते, तो इस तरह के उसका कोई बेनिफिट नहीं रहता है वैक्सीन लगाने का। तो जैसे ये FMD वाली है 6 मंथ से, तो आपको प्राइमरी देखिए इसमें अलग अलग हैं,
इंटरवेट की है जो, इसमें 5 ml सबकट प्राइमरी वैक्सीनेशन एट 8 वीक, 3 month, 6 months ऑफ एज, बूस्टर डोज आफ्टर 1 month। इसके अब देखिए इतनी तरह की वैक्सीन मुझे अच्छी तरह पता है कि फील्ड के अंदर बस एक बार लगा देने के बाद में तीसरी समझ लेते हैं, और फिर अगर वहाँ बीमारी फैलती है तो उसके लिए जिम्मेवार फिर वैक्सीन को कहा जाता है, जबकि उसके ऊपर जो लेवल है उसको पढ़ा नहीं जाता। उस पर लिखा होता है कि आपको कितने समय बाद इसको रिपीट करना है। अगर वो रिपीट नहीं करते तो प्रॉपर इम्यूनिटी उसमें हाई अप नहीं होती और बीमारी जो है फिर आ जाती है। अब इसी तरह रक्षा की देखिए वैक्सीन है 3 ml डोज और 4 month पे फॉलोड बाय बूस्टर आफ्टर 4 weeks, रीवैक्सीन एट 6 months पे। तो ये देखिए रीवैक्सीनेशन हर 6 months पे है, लेकिन सालाना ही जो है ये कार्य हो रहा है, साल बाद ही जनरली लगता है। तो अभी इसमें इसको आप इसमें ध्यान से इसको आप नोट करें, मैंने आपको हिंट दिया, मैनेजमेंट में भी आप इस पूरी इसको पढ़ चुके हो वैक्सीन को। HSBQ की दोनों की इकट्ठी वैक्सीन भी आ गई है इंडियन इम्यूनोलॉजिकल की। तो ये 3 ml सबकट है, प्राइमरी वैक्सीन 6 month पे है, और फिर ये एनुअल जो है रीवैक्सीनेशन होता है। अब जो है FMD और HS साथ में आ गई हैं, और फिर ये HSBQ और FMD भी साथ में आ गई। तो आप तो विशेष तौर से HSBQ एंड FMD पे निशान लगा लो क्योंकि ये तीनों की इकट्ठी वैक्सीन है, और इसको ये याद रखना जरूरी है कि बूस्टर डोज कब लगेगी और प्राइमरी जो है वो डोज कब देनी है, ये याद रखना। ये जरूर जो है इसमें से एक तो लाजमी पूछा ही जाएगा, ये गारंटेड है। तो देखिए 30 ml 90 ml में है ये इंजेक्शन, 3 ml डीप इंट्रामस्कुलर। यस, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आपको जरूर याद करना है, इंट्रामस्कुलर है। प्राइमरी जो है 4 month पे, बूस्टर 9 month है। और फिर अब ये प्राइमरी 4 पे लगा के 9 महीने बाद आपने रीवैक्स उसको बूस्टर डोज नहीं दी तो वो इम्यूनिटी नहीं आएगी, उसके अंदर वो पशु जानवर बीमार हो सकता है, और वो जो मालिक है वो आपकी जान खाएगा। जैसे आप टीका लगाए हो फिर बीमारी आ गई। तो ये चीज़ें जो हम ध्यान नहीं रखते हैं, इसमें एक्चुअल में फील्ड में ध्यान नहीं रहता, ये मुझे अच्छी तरह से पता है इसको बात को, फील्ड के बारे में। तो इसको फिर एनुअल रीवैक्सीनेशन करना होता है। इसी तरह से एंट्रोटॉक्सीमिया, ये भेड़ों के लिए खास जो है वो जनरली लोग आपके पास आएंगे, क्योंकि ये हॉस्पिटल सप्लाई खूब आती हैं, HS की, BQ की अलग अलग आती हैं, और एंट्रोटॉक्सीमिया की अलग अलग आती है। तो ये जानवरों के लिए आपके पास ये पहुंचेंगे वैक्सीनेशन के लिए। भेड़ों वाले खास तौर से सतर्क होते हैं, तो ये पता होना चाहिए आपको कि एंट्रोटॉक्सीमिया की वैक्सीन जो है वो कितनी है, कितनी डोज लगनी है, और रूट कौन सा लगना है, और बूस्टर डोज कब लगाई जाए, और रीवैक्सीनेशन एवरी 6 month है। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, भेड़ों वाले खुद भी लगा लेते हैं, तो आपको तो गाइड करना होता है। अगर वो आपके पास पूछते हैं तो आपको उन्हें ये बताना होता है, वो खुद ही लगा लेते हैं, बहुत एक्सपर्ट होते हैं। तो ये एंट्रोटॉक्सीमिया की जो वैक्सीन है। इसके बाद में ब्रूसेला, ये भी जो है वैक्सीन आजकल उपलब्ध है, तो जिसमें क्योंकि छोटे हीफर्स के अंदर जो है बहुत ही ज़रूरी है, लगवा देनी चाहिए, ताकि आगे हार्ड जो है वो हमारा बच सके इस ब्रोसेलोसिस जैसी बीमारी से, क्योंकि ये जूनोटिक बीमारी है। इसके बाद में इसकी लाइव स्ट्रेन ऑफ ब्रुसेला अबॉर्टस C19 इन स्टेराइल फ्रीज ड्राइड फॉर्म में आती है। तो ये और इसकी ब्रुसेला वैक्सीन और ब्रूवैक्स, तो ये कंपनी इंटरवेट है और इंडियन इम्यूनोलॉजिकल है। तो 5 डोज फ्रीज ड्राइड वैक्सीन विद 10 ml डाइलुएंट
तो ये इसके अंदर डाइल्यूएंट होता है, इसी को घोलना होता है। और ये 4 से 8 मंथ एज ग्रुप को 2 ml जो है वो हमने तैयार करके रिकन्स्टिट्यूटेड करके वैक्सीन को सब कट रूट से देना होता है। तो ये हमें पता ज़रूरी होना चाहिए, ताकि हमारे को ये वैक्सीन उस समय उपलब्ध करा दी जाती है और बोल देता जाए वैक्सीन करो, तो कुछ लोगों को यही नहीं पता कि ये डिजॉल्व काय में करनी है, तो उसके साथ ही होता है वो सॉल्वेंट साथ में दिया होता है इसके। शीप पॉक्स ये भी भेड़ों की वैक्सीन है। तो शीप पॉक्स ये भी फ्रीज ड्राइड सेल कल्चर ऑफ शीप पॉक्स वायरस स्टैंडर्ड स्ट्रेन है। तो इसको भी उसी तरह से 100 डोजेज भी आती हैं, 25-50-100 ml इंजेक्शन भी आता है, और 1 ml इंट्रामस्कुलर प्राइमरी वैक्सीनेशन एट 3 मंथ्स एज पे इसकी लगाई जाती है। तो ये उसके बाद में थाइलेरियोसिस, इसमें मैं एक ख़ास तौर से बात आपको बताना चाहूँगा। थाइलेरियोसिस जो है ये अभी आपने पढ़ा नहीं है, आगे पढ़ाऊँगा। थाइलेरियोसिस में क्या है, लोग जनरली जो डिजीज़ होने के बाद में जो ट्रीटमेंट है उसी को वैक्सीन समझ के लगा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं वो, क्योंकि इसकी जो वैक्सीन है आप वो लगाइए। जैसे क्रॉस ब्रेड के बच्ची पैदा होती है, जनरली लोग बड़ी चिंता करते हैं कि इसके गांठों वाली बीमारी ना हो जाए। तो हमारे कई बंधु जो हैं उनको नॉलेज नहीं होती है, तो वो क्या करते हैं, वो जाते हैं और वो जो आफ्टर डिजीज़ ट्रीटमेंट होता है, नॉट प्रिवेंटिंग क्यूरेटिव होता है, वो लगा के उसके 300-400 रुपये का झाम कस देते हैं उसकी। तो ये गलत बात है। आपको पता होना चाहिए कि ये 50 डोज की वायल आती है डाइल्यूएंट साथ में। तो 3 ml सब कट जो है कैटल में लगाते हैं, प्राइमरी वैक्सीनेशन एट 2 मंथ्स ऑफ एज पे करते हैं, और रीवैक्सीनेशन एवरी 3 ईयर्स जो इसमें होता है। तो ये आप ध्यान रखें, इस तरह के जो है वो गलत कार्य फील्ड में ना करें, ताकि जो इससे डिपार्टमेंट जो है बात जो है उस पर डिपार्टमेंट पे आती है। तो इसलिए इसकी वैक्सीन है प्रॉपर, वो अगर लगानी है तो वह वैक्सीन लगाएं, वैक्सीन है वो लगाएं आप जा करके उसको। वो तो आपके पास आएंगे कि जो गंडा वाला टीका ला दो, हमारे यहाँ पंजाबी में बोले जी गंडा वाला टीका लाना है। वो गंडा वाला टीका जो है वो ऐसा जो है वो लगाते हैं उसके, जबकि वो एक्चुअल उसकी बात होती है कि ये गांठें ना हों ऐसा लगा दो। ये जो गांठें होने के बाद लगाते हैं वो लगा लेते हैं। उसके बाद में स्वाइन फीवर, ये फीवर नहीं है, फीवर है, स्वाइन फीवर, इसकी डोज इसकी जो है वो वैक्सीन आती है। अब इसमें तो ये एक कैलेंडर इन्होंने दिया है, रिंडरपेस्ट, फुट एंड माउथ डिजीज, एंथ्रेक्स, ब्लैक वाटर, हेमरेजिक सेप्टिक, ये जो इम्पोर्टेंट है वो इन्होंने यहाँ जो है वो बताए हैं कि ये चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रोफाइलेक्टिक कैलेंडर फॉर शीप के अंदर ये बीमारियाँ आमतौर से जो है देखने को मिलती हैं, तो इनके भी वही प्रोफाइलेक्टिक पहले जो है यानी कि वैक्सीनेशन है। इसके बाद में हमारे पास आता है डॉग के लिए। ये जब हम ये पूरी बीमारियां आपने वैक्सीनेशन तो मुझे ध्यान है पढ़ाया था, तो ये बीमारियां जब हम पूरी कंप्लीट जो है पढ़ लेंगे तब इनके बारे में अभी आपको ये पता ही नहीं होगा कि लेप्टोस्पायरोसिस तो खैर आपने देख लिया, और कई और सारी डिजीज़ेज हैं
हेपेटाइटिस है, डिस्टेम्पर है, लेप्टोस्पायरोसिस तो आपने देख लिया, एक ही बीमारी अभी शायद हमने पढ़ी है। तो ये हम आगे रेबीज़ के बारे में, कैनाइन डिस्टेम्पर के बारे में ये जो पढ़ेंगे तो इसको और अच्छी तरह से आपके ये समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से ये चार्ट हैं। अब आपने इन चार्ट्स को आपने एक एक में हिंट आपको दे दिया है, लेकिन अब ये याद आपको करने हैं और ये याद करने पड़ेंगे, इससे और कोई चारा है ही नहीं। तो इनको आप अच्छी तरह से, इनके बारे में जो मैंने मेन डिजीज़ बताई हैं उनके बारे में अच्छी तरह से आप ध्यान कर लें। मेन में तो हमारे पास जो है एक तो 5 नाम हैं डॉग के डिजीज़ के, वो हमें पक्का याद होने चाहिए, अभी सुन लो। और BQHS और FMD, इनके तीनों की जो वैक्सीन आती है उसकी कंपनी, पैकिंग, डोज और रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आपको हर हालत में आना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये अच्छी तरह से याद कर लें। तो आज हमने, अब हमारे पास नेक्स्ट जो हम वायरल डिजीज़ की और स्विच ऑन करेंगे, क्योंकि ये हमारे बैक्टीरियल डिजीज़ जो था प्रिवेंटिव मेडिसिन में वो हमने कवर कर लिया है। मोस्ट प्रोबेबली हम सोमवार से गायनोकोलॉजी की तरफ रन करेंगे उसको शुरू, और समय बचेगा तो इसको मेडिसिन को भी साथ में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।